हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता थापलियाल एंड वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज से बात करते हैं बीएड के एक और सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा के बारे में। ये अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपके DSSB के एग्जाम्स में, KVS के एग्जाम्स में इसके कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर हमें पढ़ना क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक है द पॉलिसीज दैट शेप्ड आवर एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन सी पॉलिसी या नीतियां या योजनाएं थी जिन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है और उसे ये आकार दिया है। इन पॉलिसीज को हम आज एक बार इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर धीरे धीरे करके अगली वीडियोज में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम एजुकेशन सिस्टम की या शिक्षा व्यवस्था की इंडिया में बात करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट टाइम से या फिर प्राचीन काल से। उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो रिलीजन बेस्ड एजुकेशन थी और एजुकेशन का मेन मकसद जिंदगी को जीने का तरीका सिखाना और रोजमर्रा के काम कैसे करे जाए वो सिखाना था। उसमें अगर हम बात करें जो माध्यम था हमारा एजुकेशन का वो संस्कृत था और पाली था, क्योंकि उस टाइम पे जो एजुकेशन मिलती थी या तो वो बुद्धिज्म में मिलती थी या फिर वो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था। फिर दूसरी बात करें हम, फिर आया हमारा मिडीवियल पीरियड, मध्यकालीन पीरियड। मध्यकालीन में एजुकेशन जो थी वो मुगल एम्पायर के अंदर आ गई थी और मुगल एम्पायर के अपने तौर तरीके थे एजुकेशन को देने के, अपनी रिलीजन के बेस पे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। तो मध्यकालीन में किस टाइप की एजुकेशन सिस्टम थी और एंशिएंट टाइम में किस टाइप की एजुकेशन सिस्टम थी ये हमें देखना है। फिर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब ब्रिटिश रूल आया इंडिया के अंदर, तो ब्रिटिश रूल के अंदर काफ़ी ऐसी पॉलिसीज आए जिन्होंने आज के एजुकेशन सिस्टम को हमारे एक प्रभावित किया है, एक आकार दिया है। उसके बाद आए हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज जिन्होंने भी हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी प्रभावित किया है। अब आज़ादी से पहले कौन सी ऐसी पॉलिसी, नीतियां या योजनाएं थी ये देखते हैं। जब 1600 में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश में सेट किया तो पहले तो कंपनी ने हमारे मामलों में दखल नहीं दिया, पर धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे सरकार को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। अब इस कंपनी के अंदर जो कई इंग्लिश वर्कर्स थे उनके बच्चे भी यहाँ थे और उनकी शिक्षा का सवाल उठा। तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर एक्ट रिलीज किया जो 1698 में आया। इस एक्ट के अंदर ये बोला गया कि इंग्लिश स्कूल्स खुलेंगे और एजुकेशन जो शिक्षा दी जाएगी वो सिर्फ इंग्लिश में दी जाएगी और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही एजुकेशन मिलेगी बच्चों को। अब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर वेस्टर्न फिलॉसफी, साइंस, वेस्टर्न मैथ्स, ये वाली चीजें ही बच्चों को सिखाई जाएंगी। अब इससे विवाद क्या उठा कि कुछ लोग जो थे उन्होंने बोला कि स्वदेशी शिक्षा ही बच्चों को मिलनी चाहिए, जो हमारी अपनी इंडियन एजुकेशन है वही बच्चों को मिलनी चाहिए और हमारी अपनी लैंग्वेजेस में, हमारी अपनी मातृभाषाओं में ही एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। संस्कृत में, अरबी में, अरेबियन और पर्शियन, इन लैंग्वेजेस में ही, इन भाषाओं में ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। पर कुछ और लोग ऐसे थे, कुछ इंडियन लोग ही ऐसे, हमारे देश के ही लोग ऐसे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और वो ये चाहते थे कि उनके बच्चों को जो एजुकेशन शिक्षा मिले वो आधुनिक शिक्षा मिले और इंग्लिश में मिले, जिससे कि उनके बच्चे भी आगे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर सके। तो अब बात क्या हुई कि ये विवाद काफी टाइम तक चलता रहा। अब इस एक्ट को, चार्टर एक्ट को 1813 में दोबारा रिन्यू किया गया और इस रिन्यूअल के अंदर क्लॉज 43 के अंदर ये बोला गया कि सिर्फ 1 लाख रुपए दिए ही जाएंगे एजुकेशन सिस्टम के लिए और इन 1 लाख रुपए को आपको साल में ही खर्च करना है। तो अब दोबारा इस विवाद खड़ा हो गया कि किस जगह पर एजुकेशन सिस्टम में इन पैसों को खर्च किया जाए। तो बात ये हुई कि जो स्वदेशी शिक्षा चाहते थे उन्होंने बोला कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पे, एजुकेशन सिस्टम पे पैसों को खर्च किया जाए
और जो आधुनिक शिक्षा या मॉडर्न एजुकेशन चाहते थे उन्होंने बोला कि नहीं, मॉडर्न एजुकेशन में ही पैसे खर्च करे जाने चाहिए। तो इसके लिए जो 1833 में दोबारा से इस चार्टर एक्ट को रिवाइज किया गया और एक 10 मेंबर की कमेटी बैठी। इन 10 मेंबर की कमेटी के जो लीडर थे वो थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले, और इन्होंने दोनों ग्रुप्स की बातें सुनी और ये बोला कि अभी जो इंडिया को नीड है, जो भारत को चाहिए, वो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, दैट इज आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है और इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाया जाए। और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिस रिपोर्ट को हम जानते हैं मैकालेज मिनट के नाम से, और ये रिपोर्ट आई थी 1835 के अंदर। अब 1835 के अंदर दोबारा से चार्टर एक्ट 1853 में रिवाइज किया गया क्योंकि हर 20 साल में एक्ट को रिवाइज करना था। अब इस टाइम में ये देखा गया कि शिक्षा के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी सुधार नहीं आया है। तो जब सुधार नहीं आया था तो दोबारा से कमेटी बैठी 10 मेंबर्स की, और इस बार जो लीडर थे वो थे सर चार्ल्स वुड, और इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी नीति दी जिन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं काफी प्रभावित किया है। और इस पॉलिसी या नीति का नाम था वुड्स डिस्पैच, जो आई थी हमारी 1854 के अंदर। इसके बाद 1854 के बाद हमारी आजादी के लिए लड़ाई शुरू हुई, कई आंदोलन शुरू हुए और कहीं ना कहीं हम ये आंदोलन हार गए। तो इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल वापस ले लिया गया, और जो कंट्रोल, नियंत्रण आया अब इसके बाद, वो आया हमारे ब्रिटिश क्राउन के ऊपर। ब्रिटिश राज्य ने सारा सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अब उनके मुताबिक उनको ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए थी जो सारे देश में लागू हो सके। तो 1882 में इंडिया की पहली एजुकेशन कमीशन, पहला शिक्षा आयोग आया, जो आया हमारे हंटर्स कमीशन के नाम से। अब 1882 हमारे पहले शिक्षा आयोग के बाद कहीं ना कहीं इंग्लिश जो थी हर स्कूल में ज़रूरी कर दी गई थी। ये इसलिए क्योंकि नौकरियां उन लोगों को ही मिल रही थी जिन्हें इंग्लिश बोलना आता था। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी मातृभाषाएं थी, जो हमारी संस्कृत पाठशालाएं थी, अरबी मकतब थे, वो बंद हो गए। फिर 1901 और 1914 के बीच में कई ऐसी पॉलिसी और नीतियां आई जिन्होंने हमारी मातृभाषाओं पर जोर दिया। उन्होंने ये बोला कि एजुकेशन जो है, जो प्राइमरी शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो हमारी मातृभाषा में ही मिलनी चाहिए बच्चों को। और इसके लिए सबसे पहली जो एजुकेशन थी वो आया था हमारा गोखले बिल, दैट वाज इन 1911। फिर पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ 1914 टू 1918। उसके बाद जो नियंत्रण था सरकार के ऊपर वो ब्रिटिशर्स का कम होने लग गया, और धीरे धीरे हमारे पास भी नियंत्रण उतना ही आ गया जितना ब्रिटिश सरकार के पास था। और इस बीच हमारी कमेटी आई, हार्टॉग्स कमेटी, जो थी 1927 टू 1929 के बीच में। फिर इसके बाद हमारा जो कंट्रोल, जो नियंत्रण था, वो हमारे भारतीय सरकार के पास पूरा का पूरा आ गया। और उसके बाद हमारी पहली कमीशन आई, पहला आयोग जो आया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था, जो था हमारा बेसिक एजुकेशन कमीशन या फिर बुनियादी शिक्षा आयोग, जिसे हम वर्धा कमीशन के नाम से या फिर नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो 1939 टू 45 के बीच में हुआ, उसके बाद आज़ादी दूर नहीं थी। अब लोगों ने ये सोचना स्टार्ट किया, सरकार ने ये सोचना स्टार्ट किया कि आज़ादी के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनाई गई, उसके लिए एक कमेटी सेट करी गई जिसके अंदर एक रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट को हम जानते हैं नाम से सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से, जो आई थी हमारी 1944 में। इसको हम पोस्ट वॉर डेवलपमेंटल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और आज़ादी के बाद ऐसी कौन सी पॉलिसी, नीतियां या योजनाएं आई जिन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को इतना प्रभावित किया है, उन्हें देखते हैं। अब आज़ादी के बाद काफ़ी ऐसी
पॉलिसीज, योजनाएं, नीतियां आई जिन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा व्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। उनमें से कुछ है हमारी जो सबसे पहली आई थी वो थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो आया था 1948 के अंदर, और ये आया था हमारे एस राधाकृष्णन जी के अंडर। फिर आया हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो मुदलियार एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आया था 1952 में। फिर एजुकेशन कमीशन, जो कोठारी कमीशन के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है हमारे इंडिया में, और जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी, तो वो आया था हमारा 1964 में। फिर इसी कोठारी कमीशन से रिलेटेड, इसी कोठारी कमीशन से जुड़ी हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो आई थी हमारी 1968 में। और फिर इस पॉलिसी को रिवाइज किया गया 1986 में, और दोबारा से रिवाइज किया गया कई दूसरे लीडर्स के अंडर 1992 में। इसके बाद आई हमारी यशपाल कमेटी, जिन्होंने बोला कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों पे बोझ ना डाले, तो इसी पे उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी, और ये जो कमेटी आई थी हमारी 1993 में आई थी। फिर 1993 के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, जो आया था हमारा 2005 में। एनसीएफ 2005 से भी जाना जाता है, और बीएड में इसकी काफी इंपॉर्टेंस है और काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे रिलेटेड। और फिर नेशनल नॉलेज कमीशन, जो मनमोहन सिंह जी के अंदर आई थी, वो भी आई थी हमारी 2005 में। तो ये वो पॉलिसीज थी, वो नीतियां थी जिन्होंने हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया है और एक आकार दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, और इन पॉलिसीज को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी आगे की वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे, एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।